वेलकम बैक नाजरीन। जनरल साहब, आप NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बन गए आके, क्या रोल था आपका? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है ना, इसका कॉन्सेप्ट बहुत कम लोगों को एहसास है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और विद ड्यू रिस्पेक्ट हुकूमत को भी कोई इतना अंदाज़ा नहीं था। मैंने अपना मैंडेट बनाया मगर वो एंड तक अभी तक अप्रूव नहीं हुआ था। बेसिकली NSA का फंक्शन जो होता है वो कोऑर्डिनेट करना जो सारे एरियाज़ हैं नेशनल सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करते हैं, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, फाइनेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, फ्रॉम द प्राइस ऑफ दाल टू नेशनल। तो मतलब है ऑल कोर इंटरेस्ट मीटिंग्स में आपको होना चाहिए था हर जगह पे। तो क्या आप बैठते थे या बुलाते थे या नहीं बुलाते? नहीं बुलाते थे। अच्छा होते थे, मगर मेरी एस्टैब्लिशमेंट कंप्लीट नहीं हो, जैसे हमारा सिस्टम एक परसेप्शन है कि जी वो एक्चुअली जरदारी साहब ने आपको इसलिए बनाया कि उनका ख्याल था आप मुशर्रफ के करीब हैं और बेनज़ीर आपके बारे में अच्छे ख्यालात रखती थी। उनका ख्याल था कि शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, तो एक ब्रिज के तौर पे आपको आपका रोल डिफाइन किया जाए। जी, इसमें कोई शक नहीं है। तो मुशर्रफ साहब खुश थे आपकी अपॉइंटमेंट पे? जी, मुशर्रफ साहब से मैंने बात की पहले, जब मैं अपॉइंटमेंट से पहले आप उनके पास गए? बिल्कुल बिल्कुल। जब मैंने जरदारी साहब को कहा कि जी आप हुकूमत बना लेते हैं तो मैं आ जाऊंगा, उन्होंने कहा नहीं अभी आए। मैंने कहा जी अभी बुला रहे हैं तो मैं मुशर्रफ साहब से पूछूंगा। सो मैंने मुशर्रफ को फ़ोन किया और मैंने कहा कि जी ये कॉन्वर्सेशन हुई है मेरी जरदारी साहब से, तो क्या आपका क्या ख्याल? उन्होंने कहा आ जाइए। मगर मैंने जनरल साहब मुशर्रफ को पूछा था, उन्होंने मुझे कहा कि हाँ पहले कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मेरा ख्याल था कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके तहत आएंगे, तो मैंने इन्हें कहा वो तो मुनासिब नहीं होगा। इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने जाके फिर जरदारी साहब से आपने क्लैरिफिकेशन ली कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर, और वो उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके साथ कोई तल्लक नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यही हुआ। मैं गया, उन्होंने कहा पहले जो कहा, उन्होंने कहा जी ठीक है। फिर उनको शक था कि मैं NSA नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को टेक ओवर कर रहा हूँ, जहाँ उनके दोस्त तारिक अजीज साहब थे। तो वो जरदारी ने भी मुझे कहा कि यार ये तो मेरा मकसद ही नहीं था। कहता है डोंट यू थिंक दैट अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट नीड्स अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? मैं कहा हाँ, इट इज़ द रिक्वायरमेंट, वो मेरी है क्वालिफिकेशन इसमें। तो उन्होंने कहा बस आप भी गलत समझे और मुशर्रफ साहब भी गलत समझे। क्लैरिफिकेशन की गई। फिर मैं वापस मुशर्रफ साहब के पास गया और उनको बताया। तो ये बताइए कि ये सैकिंग क्यों हुई? आपको क्यों एकदम रातों रात कुछ क्या था वो मसला जिसकी बेसिस की प्राइम मिनिस्टर साहब ने सोचा कि बस नहीं जी चल सकता? वो बादशाह लोग हैं, पीर लोग हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। आप बताइए ना हमें। बेसिकली जो था उस दिन मेरे 1-2 इंटरव्यू थे टीवी के, तो उससे पहले मैं नाम नहीं लूँगा, अपॉइंटमेंट भी लूँ ना, एक हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी वालों से। मेरी इंफॉर्मेशन है कि आपने बड़े हाई लेवल ISI के किसी छोड़े ना किस एजेंसी से या क्या, वो खुद ही समझे, मगर मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि जी अभी हमें डिक्लेयर कर देना चाहिए क्योंकि अभी हमें कसाब जो है वो पाकिस्तानी है, 100% इंफॉर्मेशन है कि वो पाकिस्तानी है। तो अगर अजमल कसाब पाकिस्तानी है और अब बहुत हो गया, हमने डिनायल नहीं चलेगी, अब हमने तफ्तीश भी कर ली है और हमें मान लेना चाहिए। बेसिकली वो कह रहे थे अभी हम वी आर कंफर्टेबल, वी नो, तो हमें मान लेना चाहिए वरना दुनिया समझेगी हम गेम्स प्ले कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं खाम-खा बेतुकी। तो उस बेसिस पे मेरे से एक चैनल, इंडियन चैनल ने पूछा कि जी, मगर कथा कलामी माफ, ये बहुत बड़ा फैसला था क्योंकि उससे पहले कोई एडमिशन नहीं हो रही थी जी। तो क्या आपने सोचा नहीं कि मैं PM से बात कर लूं पहले कि ये चीज बात निकालने से पहले? एक तो उन्होंने मुझे बताया कि जी प्रेसिडेंट साहब ने एग्री किया कि ये ऐसी करनी चाहिए। अच्छा। फिर मैंने कोशिश की, मैं भी मुझे ज्यादा कोशिश करनी चाहिए थी। ये थे लाहौर में, मैंने कॉल की, नहीं मिली मुझे, मगर उस टाइम में ये गुजर गया। तो आपका ख्याल था प्रेसिडेंट साहब ने ओके कर दिया है, एजेंसियों ने ओके कर दिया है, तो उनसे होगी बात, और प्राइम मिनिस्टर साहब को पता ही है कि ये फैसला तो हमने करना ही था किसी स्टेज पे। शायद मुझे ये गलतफहमी थी, ये हो सकता है कि उनको शायद ये, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब नाराज हो गए कि ये आपने ऐलान कर दिया, मुझे पता ही नहीं। मेरे साथ तो बात ही नहीं की ना उस बंदे ने। ठीक, मेरे से तो बात नहीं की। मैं तो घर से निकला, कहीं गया हुआ था, किसी के घर बैठा हुआ, और टीवी पे देखी अपनी शक्ल बहुत बड़ी, तो मैंने कहा ये क्या है। फिर वो पता लगा और कि उन्होंने टीवी चैनल को कॉल किया, बोला कि आई एम सैकिंग दिस मैन। तो फिर क्या हुआ? आपने although he is not authorized, let me tell you that he was not authorized to no, sack he you. is not. क्यों? Only the president can sign off minister, federal minister level. अच्छा। On the advice of the prime minister. टेलीफोन पे सैक नहीं होते मिनिस्टर। अच्छा। बट मैंने कहा अगर ये डिफरेंस आ गया है तो फिर मुझे तो आपने प्रेसिडेंट साहब से बात की? फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ने मुझे कॉल किया। अच्छा। हाँ, जरदारी साहब ने आपको फोन किया? उन्होंने मुझे किया, बिल्कुल कहा। उन्होंने कहा जनरल साहब आई अपोलोजाइज,
और फिर मैं आगे कॉन्वर्सेशन नहीं बताऊंगा, ठीक, बट ही सेड दिस। तो क्या अब आप बैक टू ट्रैक टू? जी, अभी आप पिछले हफ्ते हिंदुस्तान गए हुए थे, एक लेक्चर था जी, कल ही वापस आए हूं, कल ही मैं तो वापस आए हैं आप ट्रांजिट में तो हो मुझे मोटी मोटी बात बताएं, आपने क्या कहा, क्या रिएक्शन था, क्या सूरत हाल है इंडिया पाकिस्तान रिलेशन? जी, एक तो मेरा लेक्चर था, वो मेरे ख्याल में बड़ा एक्सेप्टेबल था, क्योंकि उसमें पीस की बात थी। उसमें मैंने स्टेप्स आउटलाइन किए कि फ्यूचर में क्या करने चाहिए। मैंने कहा दोनों मुल्कों को, जी, दोनों मुल्कों को। मैंने कहा कि एक ट्रैक 1 भी चलना चाहिए। डायलॉग पे मैंने बड़ा जोर दिया कि एक फंडामेंटल चीज है, अगर आप नाराज हैं हमारे से, बताओ यार, ये रूठी हो सीना तो काम नहीं चलेगा। सो डायलॉग पे बड़ा जोर दिया, ट्रैक 1 पे जोर दिया, ट्रैक 2 पे जोर दिया, पीपल टू पीपल। और फिर मैंने बैक चैनल का, मैंने कहा उसका मुझे इल्म नहीं है कैसे चल रहा है, मगर उस पर बड़ा जोर किया। फिर मैंने कुछ और सजेशंस दी। फिर एक मैंने कहा कि जी वीज़ा खुला छोड़ दें, वीज़ा ऐसा करें जो हम एक गोरे को देते हैं उसी तरह इंडियन को दें। हिंदुस्तान तो कहता है कि वीजा रेजीम खुलनी चाहिए, पाकिस्तान ने रुकावट की हुई थी पहले। मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, दोनों की तरफ से मेरी दोनों को सजेशन थी, ठीक, मेरी एक मुल्क को नहीं थी। उनका जो ये दोनों खदशा है कि जी अगर फिर कोई मुंबई हो गया, फिर किसी ने आके हमला कर दिया, पाकिस्तान से लोगों ने आके कर दिया, तो फिर हिंदुस्तान क्या करेगा? उन्होंने मुझे कहा जो डिस्कशंस हुई, उन्होंने कहा कि जी अगर फिर मुंबई हो गया तो गड़बड़ होगी, वो पाकिस्तान। मैंने कहा जी जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, पाकिस्तान गवर्नमेंट कैन नॉट इंश्योर कि बॉम्बे नहीं, हम गारंटी नहीं दे सकते, नहीं, क्योंकि हम इन्वॉल्व नहीं है, जो उठ के कर दे तो हमें क्या पता। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये उनको मैंने कहा, मगर वो इस वक्त वो रिलेशनशिप, दो चीजें और मैंने कही उधर। मैंने कहा जी कंपोजिट डायलॉग में कुछ नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल भी डालिए। वीजा का तो मैंने बता दिया। मैंने कहा एनर्जी की बात करें, दोनों हम डेफिशिएंट हैं, इसमें कोऑपरेट करें। और मैंने कहा सबसे बड़ी चीज है एग्रीकल्चर, और छोटा मोटा चलता भी रहा हमारा। तो मैंने कहा इसको भी एक मेजर कंपोनेंट कंपोजिट डायलॉग का। मुझे एक बात बताइए, 1 मिनट रह गए, अगर खुदा न खास्ता एक नया हादसा हो जाता है मुंबई जैसा, जी, तो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस कहां जाएंगे? हिंदुस्तान क्या कर सकता है, पाकिस्तान क्या कर सकता है, क्या होगा? मसला होगा, एक बहुत बड़ा मसला होगा। क्या जंग हो सकती है? पॉसिबिलिटी है, अल्लाह ना करे, मैं ये कहूंगा, क्योंकि डिजास्टर्स होगा। तो उसका फायदा किसको होगा? जी, फायदा तो ना हमें होगा ना उनको होगा। तो अगर दोनों को ये बात पता है, तो फिर हिंदुस्तान, क्योंकि अगर कुछ हुआ तो हिंदुस्तान पहला कदम उठाएगा। देखें जी, तो उन्हें एहसास नहीं है कि पहला कदम उठाने के बाद फिर अगला कदम तो रोक कोई नहीं सकता। बस वो जैसे मीडिया यहाँ भी बड़ा पावरफुल है, वहां भी बड़ा, तो मीडिया रोल यहाँ भी नेगेटिव अदा कर रहा है, वहां भी नेगेटिव अदा कर रहा है इस इशू के ऊपर। जी, मैंने कहा था वहां, मैंने कहा जी आपके मीडिया ने तकरीबन जंग शुरू करा दी थी बॉम्बे के बाद। मैं तो उस वक्त गवर्नमेंट में था, मुझे पता है, वो उन्होंने तकरीबन जंग शुरू करा दी। और मैंने कहा दोनों मीडिया बड़े स्ट्रांग हो गए हैं और बोथ शुड प्ले अ पॉजिटिव रोल टुवर्ड्स पीस। और आजकल मीडिया ओपिनियन फॉर्म करता है, रिफ्लेक्ट नहीं खाली करता। लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान अफवाज को बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं, रग रग को जानते हैं, सारी उम्र आपने उनको दी। क्या एक जमाना था और अब भी कि हिंदुस्तान दुश्मन मुल्क करार दिया जाता था? जी, क्या अब भी फौज में यही थिंकिंग है कि हिंदुस्तान दुश्मन मुल्क है, या अब शायद थिंकिंग बदल रही है कि हमारा जो दुश्मन है वो अंदरूनी है इस वक्त, और हिंदुस्तान से खतरा तो हमेशा रहेगा जब तक हालात मामूल पे नहीं आएंगे, मगर दुश्मन उस तरीके से दुश्मन नहीं रहा? क्या ऐसी बात है या अभी भी ये नहीं है? जी, फौज एक मोनोलिथ नहीं है, एक पीस ऑफ वुड नहीं है, उसमें इंसान है। कुछ लोगों का अभी भी ख्याल है कि हमारा मेन दुश्मन हिंदुस्तान है, वो कुछ लोग अभी देखते हैं कि जो हमारी इंटरनल सिचुएशन है ये हमारा ज्यादा दुश्मन है। सो इट्स अ मिक्स थिंग। इस पे मैंने एक स्टडी भी की थी। बड़ी मेहरबानी जनरल साहब, थैंक यू।